बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, कई दिनों से एक मरतबा फिर शोर मचा हुआ है कि कोरोना की चौथी जो लहर है वो हम पर हमला करने वाली है। इस सिलसिले में जो दिन बयान किए जा रहे हैं वो ईद उल अज़हा के दिन बयान किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी मंडियाँ भी लगी हुई हैं एक तरह से जानवरों के साथ, उनके व्यापारियों की और उनके ताजरों की नकलो हरकत भी जारी है। फिर मंडियों के अंदर ख़ुद भी काफ़ी किस्म के इज्तिमात जो हो जाते हैं, लोग जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शंस होती हैं। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा के बाद आप जुलाई के एंड में और अगस्त में एक नई वेव का सामना कर सकते हैं। और इस वेव के हवाले से, इस लहर के हवाले से जो सबसे खौफनाक बात बयान की जा रही है वो ये है कि ये इंडियन किस्म का कोरोना है जो पाकिस्तान में पहुंचा है। इस सिलसिले में माहिरीन जो बयान करते हैं वो ये है कि कोरोना वायरस का डेल्टा ओरिएंट, इसका नाम डेल्टा रखा गया है क्योंकि इंडियंस जो हैं, जब हम ये बार बार कहते हैं कि ये इंडियन कोरोना है और हमारी तरफ से सोशल मीडिया पर ये कहा जाता है तो इंडियंस की बड़ी चीखें निकलती हैं। वो कहते हैं आप हमें बदनाम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त है, ये इंडियन कोरोना है। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी के साहबजादे की ट्वीट भी मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर ये इंडियन कोरोना है तो हमें इसको इंडियन कोरोना ही कहना चाहिए। और ये सबसे पहले पाकिस्तान में उस वक़्त दरियाफ्त हुआ जब मई में पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर UAE से, मुत्तहिदा अरब अमारात से दो शहरी यहाँ पर पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर जब उनके वहाँ पर टेस्ट हुए उसमें तो ये नहीं हुआ, लेकिन जब ये उनके खून के नमूने और उनके जो टेस्ट थे वो NIH में इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ पर ये पता चला कि ये खौफनाक किस्म का जो कोरोना है और जिससे इंडिया में तबाही मची, और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इसके बाद दूसरे ममालिक में भी इससे हज़ारों की तादाद में हलाकतों की बात की गई, मुतासर होने की बात की गई। तो ये कोरोना वहाँ तक पहुँचा और वो पाकिस्तान में भी पहुँच चुका और इस वक्त पंजाब में भी इसके केसेस जो हैं रिपोर्ट होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में किस हद तक, कितना हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट मौजूद है, ऐसी लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसके ज़रिए हम ये पता कर सकें कि ये किस किस्म का कोरोना है। चीनी कोरोना है, ये अफ्रीकी कोरोना है, ये ईरानी कोरोना है, ये बरतानवी कोरोना है या ये इंडियन कोरोना है। और हमें जो है एक नए ख़तरे का सामना इस वक्त करना पड़ सकता है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ मुख्तलिफ लोगों को इस पर बात करते हुए देखता हूँ तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट भी उसके ऊपर शुरू हो जाती है। एक बात की जाती है कि ये क्या वजह है, जब भी कोई ईद आती है तो हमारे यहाँ कोरोना आ जाता है। जब भी अपोजिशन की तरफ से कोई तहरीक शुरू होती है, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ की बात की जाती है, PDM के जलसों की तहरीक की बात की जा रही थी, तो हुकूमत की तरफ से शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है कि कोरोना एक मरतबा फिर अटैक करने वाला है। मैं अभी कुछ अर्सा पहले की जब मैं पॉलिटिकल मूवमेंट देख रहा था तो वहाँ पर ये चीज़ें सामने आ रही थी कि सरकार के वजीर उन तमाम शहरों में कोरोना के हवाले से खतरे की घंटी बजा देते थे जहां पर कोई जलसा होने वाला होता था। तो एक शक और शुबा पैदा होता है कि क्या वाकई कोरोना मौजूद है और माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, ये बहुत अहम है। मैं इसके हवाले से ख़ास तौर पे, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है बल्कि इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट ने जब कोई दर्जाबंदी कर रहा था तो उसने पाकिस्तान को उन 3 ममालिक में रखा जिन्होंने कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया। हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की गई, हुकूमत पाकिस्तान को सराहा गया और कोरोना को कामयाबी से इससे निपटा गया। तो हांगकांग और न्यूजीलैंड के बाद जिस मुल्क का नाम इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया वो पाकिस्तान था। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हुकूमत के फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पर, अगरचे हमारे माहिरीन अपनी बहुत सारी रिजर्वेशंस रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया में जो सूरत हाल पैदा हुई, जो ईरान में सूरत हाल पैदा हुई, जो बरतानिया में सूरत हाल पैदा हुई, जो इससे पहले जो चीन में सूरत हाल पैदा हुई थी, हम उससे बहुत हद तक महफूज रहे। अल्लाह की मेहरबानी भी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या वाकई चौथी लहर आने वाली है? दिसंबर 2020 में जब ये सब कुछ हमारे सामने चीज़ें आई हैं और ये इंडियन वेरिएंट जो हमारे सामने आया है, इससे पहले अगर माजी को देखा जाए तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ तो तब से लेकर पहली लहर की बात कर लें आप, मार्च 2020 की बात कर लें, अप्रैल के बाद जो पहली लहर
चली वो काफ़ी ठीक ठाक किस्म की थी। फिर दूसरी लहर फरवरी 2021 की बात की जाती है, उसमें काफ़ी जो था लोग मुतासर हुए। फिर मार्च 2021 की तीसरी लहर की बात की जाती है और अब चौथी लहर का ख़तरा बताया जा रहा है। यहाँ पर वाकई कोरोना आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मेरे साथ यहाँ पर अपने जो मेहमान हैं मैं उनका यहाँ पर तारुफ करवाता चलूँ कि मैं बहुत ही मशकूर हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप PMA के जनरल सेक्रेटरी और PMA जो है इस वक्त सबसे बेहतर तरीके से नज़र रखे हुए सूरत हाल पर। तो मैं बगैर किसी मज़ीद तमहीद के चौथी लहर जो है, इंडियन वेरिएंट जो है डॉक्टर साहब आ रहा है। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। पहली तो बात यह है कि ये जो अभी आपने इंट्रो में बताया इंडियन वेरिएंट, डेफिनेटली ये पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रेवलेंस अब शुरू हो गई है। मसलन अब मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि WHO ने एक वर्ल्ड असेंबली बैठी थी इनकी, तो आपको याद होगा अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडियन की चीखें निकलती है इस बात के ऊपर कि इंडियन वेरिएंट कहते हैं। ये है, हकीकत तो है ही है। आपको याद होगा जब पहली लहर चाहिए थी, पहली वेव आई थी, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर हमारे जो रायविंड के कुछ तबलीगी गए थे, तो वहाँ पर उन्हें मार भी पड़ी थी। वहाँ पे उन्हें मारते थे कि आप वहाँ से ये कोरोना लेके आए हो। हमने उस वक्त भी WHO को लेटर लिखा था, खुदा के लिए बीमारी मुल्कों के नाम पे नहीं होती, बीमारी शख्सों के नाम पे नहीं होती, बीमारी होती है। अच्छा, WHO ने अब तो खैर नाम अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ये एक ग्रीक उन्होंने एक सीरीज बना दी है। जी बिल्कुल। और इंडियन जो है वो इस पर मुतमिन भी नजर आ रहे हैं। मुतमिन नजर आ रहे हैं और मुतमिन होना भी चाहिए। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, कोई मेरी लेकिन ये सच भी तो है। जो चाइनीज जो था माहिर, चूंकि आप तो इस चीज पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए बतौर PMA, ये बात दुरुस्त है कि जो चीन का जो वेरिएंट था वो डिफरेंट था, फिर बरतानवी जो था वो भी डिफरेंट था। ईरानी के हवाले से भी कहा गया था कि मुख्तलिफ है, फिर जो अफ्रीकी किस्म आई थी उसमें भी कहा गया था। तो ये तमाम इलाकों से निकले, तो फिर इंडियन इस पे क्यों चीखें मारते हैं ज्यादा? भाई इंडियन वेरिएंट है और इंडिया वालों ने इसको ग्रो किया, अपनी नाहली से, अपनी नकम्मेपन से इसका फैलाव किया, अपने शहरियों के लिए मुसीबत बने, अजाब बने, हजारों हलाकतें हुई। हमने वो तमाम वीडियोस देखी जब वहां के लोग जो थे बगैर ऑक्सीजन के तड़प तड़प के सड़कों पर मर रहे थे। तो ये सब कुछ इंडियंस ने किया हुआ डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपकी बातें बिल्कुल अडॉप्ट करता हूँ। देखिए ये इसका एपिसेंटर क्या था। जिस तरह ये एपिसेंटर चाइना के अंदर शुरू हुआ तो ल्यूनर एक्टिविटी थी, एक मजहबी त्यौहार था उनका। तो फिर ईरान से लोग आए, वहां पर वो जो जायरीन आए वहां से, तो यहां पर कुंभ मेला जो था, इन्होंने मोदी साहब ने कहा कि कोई कोरोना नहीं है, सही। तो वहां पर जाके कुंभ मेले से ये फैला और ये इंडिया ओरिजिन। मसला ये है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, बेरूपिये की तरह ये बार बार शक्ल बदलता है। म्यूटेशन ये होती है कि अपना जीनोम बदल लेता है। मतलब मैं आपके पास बैठे, आपने और मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, अगर आप भी ड्रेस चेंज कर ले, मैं भी ड्रेस चेंज कर लूँ, गलत काम हो जाएगा ना। उसके ये होगा कि हम एक ड्रेस बदल के हम शख्सियत तो वही रहेंगे मगर हमारे एक्टिविटी बदल जाएगी, पहचान बदल जाएगी। इसको कहते हैं मुहर्रफ वायरस। वेरिएंट का उर्दू तर्जुमा यही बनेगा, मुहर्रफ। ये आप उससे आप डेविएट कर जाता है, इसका कोई ना कोई अमाइनो एसिड बदल जाता है। सही। तो इस वायरस की सबसे बड़ी खामी यह है, सार्स ओरिजिन का ये वायरस है, ये बहुत जल्दी ये अपनी शक्ल बदलता है। तो ये जो शक्ल इसने बदली इंडिया के अंदर कुंभ मेले के बाद, उसको साइंटिस्ट ने जब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की तो उन्होंने कहा भाई ये इंडिया का एक नया वेरिएशन है। बाद में इसको डेल्टा का नाम दिया गया। तो वहां पर क़यामत का मंजर था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सड़कों के ऊपर लोग, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी वहां पर, लोग इतनी कैजुअल्टी थी, इतनी फैटलिटी। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ चौथी वेव आने की और खासतौर पे इंडियन जो वेरिएंट है उसके आने के कितने इम्कानात मौजूद हैं? क्योंकि इस वक्त जो बात की जा रही है ईद उल अज़हा के हवाले से, उस हवाले से तो मैं इसको दो हवालों से देखता हूँ। जब भी ईद आती है कोई ना कोई वेव की बात कर ली जाती है। पता नहीं इसमें दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बाज़ लोग ये बात करते हैं कि जब भी अपोजिशन कोई तहरीक चलाने लगती है, कहीं उनके जलसे कामयाब होने लगते हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ से एक नए वेरिएंट की, एक नए लहर की, वेव की बात कर दी जाती है। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? मैं इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर रहा, इसलिए कि देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है। ये एक साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 3 असूल है। क्या कहते हैं, आप डी डेंसिटाइजेशन करनी है। जब डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, क्राउडिंग होगी, असेंबली होगी, तो इसकी ट्रांसमिशन इंक्रीज करेगी।
जिसको हम आर नॉट कहते हैं, रिप्रोड्यूसिबल नंबर। देखिए ना, अगर आपका मेरा डिस्टेंसिंग बढ़ती जाएगी, असेंबली नहीं होगी, तो इसका आर नॉट 1 है, एक्सेप्टेबल है। अब ये आर नॉट अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो इसलिए कि लोगों की असेंबली होती जाएगी, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी पहली तो बात है करनी नहीं चाहिए थी, मगर मैं आपसे ये बात सबसे पहले इसकी इब्तिदा हुकूमत ने की थी। जब ये जीबी के अंदर इलेक्शन हुआ था तो यही जलसे हुकूमत करती थी। हमने एज पाकिस्तान में भी जलसे हुए, एक वक्त आया था कि सरकार ने खुद एक कैंपेन शुरू की थी और खुद जलसे किए उन्होंने, जब अपोजिशन की तरफ से कहा गया फिर ये सामने आ गया। लेकिन हर दफा आप कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मोहतात रहना चाहिए इस मामले में। देखिए ना, बात ये है कि अच्छा, ये मंडियां लगी हुई हैं, यहाँ से कितने इम्कानात है? कह रहे हैं कि जानवरों की नकलो हरकत भी हो रही है, व्यापारी भी आ रहे हैं, जानवर भी लेकर आ रहे हैं, फिर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं, ताहिर कुर्बानी के लिए जानवर लेना है। तो इस चीज़ से कितने खतरात हैं और क्या आप मुतमईन हैं मंडियों में जो इंतजाम किए गए हैं, जितने भी किए गए हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। देखिए, आप इसी वक्त मंडी को आप देख लीजिए जाके, ओवर क्राउडिंग है। और एक बात जो आपने कहा, इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि 20% जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के पॉजिटिविटी के, जो 4% हो चुकी है, उनमें से 20% ये डेल्टा वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है। 20% अगर एक इस वेरिएंट की इंसिडेंस है तो ये खतरनाक पोजीशन है, ये तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैं इसमें आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये 30% से लेकर 100% ज्यादा स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ, तेजी के साथ जो है ये हमला कर सकता है और इफेक्ट कर सकता है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको इस तरह साइंटिफिकली देख लेते हैं। देखिए, जो कोरोना की पिछली स्टेज थी, उनका ट्रैक जो था वो पहले नेजोफ्रेंजियल ट्रैक के अंदर स्टे करते थे वायरस, आपका गला खराब होता था। इस वायरस की ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, और ये नेजोफ्रेंजियल एरिया के अंदर इसका स्टे नहीं है, ये सीधा लंग के अंदर जाता है। और इसका आपने आपके टीवी पे कुछ एक तस्वीर चलती है वायरस की, जिसको चोचें निकली होती है काफी गोल गोल सी, उनको हम कहते हैं स्पाइक्स, वो प्रोटीन स्पाइक्स है। आप इसे ये कह लें कि वो छुरिया है इस वायरस की। वो छुरिया आपके फेफड़े की मेम्ब्रेन को भी काटती है, आपका नमूनिया भी करती है। तो वो इसकी जो खतरनाक जी पोजीशन है वो दूसरे वेरिएंट से ज्यादा है, तो इसलिए लाजमी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब, ये खौफनाक से खौफनाक तक क्यों होता चला जा रहा है? इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, दो सिचुएशंस हैं वायरस का। इस वायरस का तो ये एक देखिए है, ये नजला, और 200 किस्म का नजला लोगों को होता है हर सीजन के अंदर, और नजले के अंदर 80% रिवर्सल है। आम फ्लू के अंदर 80% बंदे अननोटिस ठीक हो जाएंगे। इसका मसला ये है, इस वायरस का सबसे पहले ये सार्स के नाम से फैला था, उसके अंदर भी यही था कि अफ्रीका के अंदर जब फैलना शुरू हुआ तो ये अब फिर ये हज के ऊपर फैला। सूरत इसकी है कि ये अपनी शक्ल बदलता है। हमारे लिए मसला ये है, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए तकलीफ ज्यादा क्यों हुई? इसलिए कि वैक्सीन ने स्टेन को ऊपर इफेक्ट करना है, ये रिपीटली चेंज करता है, इसलिए इसकी वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 90% तक है। इसका म्यूटेशन कहते हैं हम इसे। दो चीजें, ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट। ड्रिफ्ट के वायरस शक्ल बदलता है, शिफ्ट और एक तेजी से बदलता है। ये दो पोजीशन की वजह से वायरस ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ये ड्रिफ्ट और शिफ्ट दोनों इस वायरस के अंदर बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, चूंकि आपने कहा ये वेरिएंट है, ये आप इसको उर्दू में कहते हैं कि ये मुनहरिफ अपनी शक्ल बदलता चला जा रहा है। ऐसे में हम लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो किसी भी किस्म की है, वो एस्ट्राजेनेका है, वो साइनोफार्म है, वो साइनोवेक है, वो कोई भी आप यूरोपियन है, चाइनीज है, जो भी है, क्या वो इफेक्टिव है इस पर? खासतौर पे जो इंडियन आपके वेरिएंट आ रहा है, इसके ऊपर इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है। मैं उसकी चीज नहीं, जब वो तब्दील हो गया, जब वो मुनहरिफ हो गया, मैं बताता हूँ ना। मैंने भी आपके साथ जिक्र किया था कि एफिकेसी की रेंज है। एक तो वैक्सीन ऐसी है जो 100% पकड़ लेगी जाके, उसका एक फिक्स पोजीशन है उसके एजेंट की। अच्छा, यहां पर सूरत हाल क्या है कि आप वैक्सीन लगाते हैं, पहली बात आप याद रखिए, वैक्सीन लगाने के बाद भी आप 100% क्योर नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आप 100% महफूज नहीं है। 100% मसला सिर्फ उसकी वैक्सीन का एडवांटेज क्या है, आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के ऊपर एंटर नहीं करेंगे। आप
आईसीयू के अंदर नहीं जाएंगे। आपको अगर वायरस किसका अटैक होगा भी तो आप रिकवरी के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। आप प्रोटेक्शन इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज अंदर डेवलप की हुई है, मज़ाहमत पैदा की हुई है, वो पहचान चुकी हुई है, वो लड़ सकती है। देखिए अंदर आपके अंदर आपने डेड वायरस वैक्सीन की सूरत के अंदर आपने दो चीजें की है। आपने वैक्सीन की टाइप बताई, मॉडर्ना है, फाइजर है, साइनोफार्म है, कैंसाइनो है, कोई भी लगाए आप। देखिए आप दो काम कर रहे हैं, या तो आप डेड वायरस आपके अंदर बॉडी के अंदर है, डेड वायरस, उसके खिलाफ बॉडी रिएक्ट करेगी, या आपने एंटीबॉडीज का प्रोसेस जनरेट कर दिया है बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। जो भी किस्सा होगा, आपकी जो एंटीबॉडीज आएंगी उनके अंदर मेमोरी सेल्स हैं, वो आपके दुश्मन को पहचानने की पोजीशन रखते हैं, ठीक है ना। पुलिस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन रेशियो ज्यादा है, आम आदमी का वो भी डाकू को पहचानेगा, मगर साहब उसको कम पहचान लेगा, पुलिस वाला आर्मी वाला ज्यादा आइडेंटिफाई करेगा उसको। सो ये जिस्म के अंदर एक दुश्मन की और डिफेंस फोर्स की लड़ाई है। तो वैक्सीन लगवाने का हमें हर सूरत फायदा है, इसके खिलाफ भी फायदा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि ये वेरिएंट चेंज होता चला जा रहा है, पता नहीं कल कौन सा नया आ जाए, तो क्या फायदा ऐसी वैक्सीन लगवाने का जिसका कोई असर ही ना हो और जिसके बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हों, बुखार भी हो रहा हो। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इन इतलात में कितनी सदाकत है, क्योंकि मुझे बतौर सहाफ़ी जब मैंने इसको चेक किया तो डॉक्टर साहब मुझे इसमें कहीं से भी वेरिफिकेशन नहीं मिली कि साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए रजब भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, जो अवेलेबल थी, साइनोफार्म मिलती थी सरकारी, मैंने लगवाई है। बात यह है कि ये वैक्सीन आप लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो आपने बातें की है ये सारा अफवाहें हैं, ये सब एक मिथ्स है। देखिए यहाँ तो ये भी चल रहा है कि इधर आपने वैक्सीन लगवाई और आपकी बॉडी के अंदर एक चिप चली जाएगी और बिल गेट्स हमें हर चीज़ हमारी एक्टिविटी देखेगा। मेरे जैसे एक आम बंदे की एक्टिविटी बिल गेट से क्या लेना है? और फिर एक प्रोपेगेंडा और भी है कि जी इससे जो आपकी ज़हन साजी की जाएगी इसके जरिए, ये भी कहा जाता है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब आपको हो सकता है आप बड़े रिलीजियस आदमी हो और आपको ज़हन साजी करके आपको बड़ा लिबरल बना दिया जाए, आपको अमेरिका के किसी एजेंडे का हिस्सा बना दिया जाए, उसकी आप हो सकता है कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो है खास एजेंडे की फॉलो करना शुरू कर दें। ये सारी बातें की जा रही है। भाई आपका सेटायर तो बहुत अच्छा है, ये बात में बहुत अच्छी बात की है, मगर ये सोच बदलती है किसी और तरीके से। इल्म बदलेगा, प्रोपेगेंडा बदलेगा, मिस इन्फॉर्मेशन बदलेगी, ये वैक्सीन नहीं बदल सकती। मेरा जीनोम, मेरा डीएनए ये नहीं बदल सकती। अच्छा, आपके पास इस चीज की कितनी इतलात हैं कि वैक्सीन ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया हो, इतना रिएक्ट किया हो कि वो मोहलक साबित होगी हो कि जिंदगी किसी की लेगी हो? ऐसी इतलात मिली है पीएमए को कोई? बिल्कुल नहीं। देखें, इसको कहते हैं, हम एक बड़ा ये मॉड्यूल है जो मैं भी पढ़ाता हूँ, हम भी पढ़ाते हैं सारे, एडवर्स रिएक्शंस ऑफ द वैक्सीनेशन। एडवर्स रिएक्शंस जो इस कोविड की वैक्सीन है, इसके रिपोर्ट हुए हैं, मगर वो इतने माइल्ड है कि वो तो जो हो रहे हैं वो तो मैं आपको बता देता हूँ ना, वो हो रहे हैं कि आपको बुखार हो जाता है, हल्का सा आपके बाजू में दर्द हो जाता है, हल्का हो या थोड़ा ज्यादा हो या थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा भी हो जाता है। ज्यादातर लोग जो कंप्लेंट करते हैं वो 100, 101 से ऊपर का आमतौर पर रिएक्शन में नहीं किया जा रहा। सुस्ती आपको छा जाएगी, नौसिया थोड़ा सा होगा, ज़हन के ऊपर जो बोझ सा महसूस होता है, इस किस्म की चीजें कही जा रही है, इससे ज्यादा नहीं। मगर जो आपने कहा कि इसकी अफवाद का रेशो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसकी बात का रेशो नॉन सिग्निफिकेंट है अभी तक है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस चीज की क्या गारंटी है जो बात की जा रही है कि अगर इसकी तरदीद पहले भी हुई, लेकिन ये कि आप 2 साल के बाद मर जाएंगे? उस साइंटिस्ट को जूते मारने चाहिए जिससे ये बात की है। और दूसरी बात है, अगर देखें जो मरने वाला मामला है ये एक ही रियलिटी है जो कांस्टेंट है, बाकी सब के अंदर वेरिएबिलिटी है, वो है डेथ। जी हाँ, मरना तो है सबने। और 2 साल वाली फिगर, मैंने वो पोस्ट पढ़ी किसी जगह ऊपर, यकीन करें रजब भाई, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, पढ़ने की कोशिश की कि यार मुझे कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस मिल जाए। आपको पता है मैं प्रोफेसर हूं, पढ़ाता हूं लोगों को, और मेरी क्यूरियोसिटी की चीजें पढ़ने वाले बिल्कुल बकवास है, टोटल ऐसा कोई किस्सा नहीं है, बिल्कुल ये अफवाहें हैं। ये यहाँ पर तो ये भी हुआ था ना कि बिल गेट्स को जूते भी पड़े थे एक जी, ये यहाँ पर ऐसी बातें भी की गई। और यहाँ पर ये भी मिथ चल रही है कि वैक्सीन अगर लगेगी तो जो मेल पावर है
टू प्रोक्रिएट, जी, आप बच्चे पैदा करने से वो पहले जो शायद आप खत्म हो रह जाएगी जाएंगे। और उसके अंदर मेरी उम्र के बंदों के ज्यादा तशवीश है और जवानों की तशवीश कम है उसके अंदर। लेकिन इसके ये तो इससे पहले पोलियो के कतरों से भी बातें जोड़ी जाती रही हैं और ये उस पर भी है। लेकिन आप फिर क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब? 100% मैं रिकमेंड करूंगा वैक्सीन लगवाई जाए। कौन सी लगवाई जाए? ये जो मिलती है, जगह मिलती है वो लगवाए। नहीं, वो कहते हैं कई अच्छी है, कई अच्छी नहीं है। अच्छी और बुरी अच्छी का कोई मतलब वैक्सीन के ऊपर ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसको मैं कहता हूं वैक्सीन डिप्लोमेसी। यार सियासत हो रही है वैक्सीन के ऊपर। सर कुछ ममालिक तो बाकायदा कुछ वैक्सीन जो हैं तस्लीम ही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आपको हज करने जाना है तो आपको एक खास किस्म की लगवानी पड़ेगी, दूसरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यूरोप जाना है तो आपको और किस्म की, चाइनीज बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके पास कोई ना कोई दलाइल तो होंगे इनको रिजेक्ट करने के, इनको तस्लीम ना करने के। उनके पास कोई दलाल नहीं है, सब पॉलिटिकल एक माइंडसेट है। मसला ये है कि आपने मिडिल ईस्ट की बात की, वो चाइना का उनके क्रोनीज है साथ मिले हुए हैं, वो कहेंगे कि ये वैक्सीन बिकेगी। वैक्सीन तजारत भी तो है ना, ये सही, ये पैसा भी तो है ना इसके अंदर। अब ब्रिटिश कहते हैं कि हमारी ये वैक्सीन लगेगी। मैंने खुद एक लेटर लिखा है और ये फैसला हो चुका है, WHO कन्विंस हो चुकी है इसके ऊपर कि वैक्सीनेशन सिर्फ देखिए कि ये इनॉकुलेटेड है कि नहीं। दो पोजीशन है नजर भाई, एक है वैक्सीनेशन, एक है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन है प्रोसेस का नाम, इम्यूनाइजेशन है आउटपुट का नाम। अगर बंदा इनॉकुलेट है, उसके पास वैक्सीनेशन का कोई भी प्रूफ है, उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत होनी चाहिए। ये आप इसको मुकम्मल मौसर समझते हैं? कोई भी वैक्सीन जो है दस्तयाब है, मौजूद है, वो आपको लगवा लेनी चाहिए। और वो आप ये कह रहे हैं इससे अगले, मैं पिछली बात से जोड़ते हुए, कि जो इंडियन किस्म का जो डेल्टा वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है, उसके खिलाफ भी ये मौसर है। जी है, मैं कह रहा हूं। और ये मैं रिकमेंड करती है इसको, मैं रिकमेंड करता हूं। और इसका हल इस वक्त यह है कि 100% दो चीजें है ना, या देखिए एक प्रिंसिपल है, एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज नॉट सेफ अनलेस एवरीवन इज नॉट सेफ। तमाम को सेफ करेंगे तो एक अकेला भी सेफ होगा। इसलिए असूल तो यह है कि 100% वैक्सीनेशन करें। आपकी स्पीड कम है, या 70% पॉपुलेशन को एटलीस्ट रैपिडली इनॉकुलेट कर दीजिए। अब जब 70% को कर लेंगे आप, तो आपकी पोजीशन ये हो जाएगी कि हर्ड इम्यूनिटी का स्टेटस बन जाएगा। 30% पॉपुलेशन इनविजिबल तौर पर प्रोटेक्ट हो जाएंगी। सो वैक्सीनेशन ही हल है। और दूसरा हल ये है, वो प्रोटेक्टिव मेजर्स है। मास्किंग कर दीजिए, असेंबली खत्म कर दीजिए, क्राउडेड। जब भाई पहली बात है कि समझना पड़ेगा कि दुनिया कोरोना ने बदल दी है, कोविड-19 ने दुनिया बदल दी है। जो रवैये दिसंबर 2019 से पहले थे, वो दिसंबर 2019 के बाद वो रवैये नहीं रखने पड़ेंगे। अगर उसी पे इंसिस्ट करेंगे तो ये पैंडेमिक, तीन चीजें बीमारी की पोजीशंस होती हैं। एक है एंडेमिक, एक है एंडेमिक जिसे कहे कि आप आम बीमारी पड़ी रहती है, टीबी का केस उधर पड़ा चलता रहता है। दूसरा है एपिडेमिक, एपिडेमिक है अनयूजुअल अकरेंस, एंडेमिक रूटीन अकरेंस, और एपिडेमिक अनयूजुअल अकरेंस, और पैंडेमिक है व्हेन डिजीज ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स को तोड़ के चली जाती है। दिसंबर 2019 के बाद इसने बॉर्डर तोड़ दी है, पैराडाइम चेंज हो चुका है। तो ये पैंडेमिक जो पोजीशन बीमारी लेती है ना, वो 3 साल कम से कम चलती है। अगर रवैये यही रहे तो ये 6 साल भी चल सकती है। बिल्कुल इस पर एहतियात करनी चाहिए ना। इस पर मजीद बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बाकी माहिरीन की तरफ भी जाएंगे। लेकिन आपको एक पैगाम देना, वो ये कि इंडियन किस्म का जो वेरिएंट है कोरोना का, वो बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है, वो मौजूद है, वो यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसका मुकाबला भी आप जो अब तक वैक्सीन मौजूद हैं उनके साथ कर सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ को यकीनी बनाइए कि आपने अगर इससे पहले वैक्सीन नहीं लगवाई, वैक्सीनेशन नहीं की, आपने खुद नहीं की, आपने अपने प्यारों की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाइए। इसी में बचत है, इसी में फलाह है, क्योंकि आप
असम्बली से नहीं रुक पाएंगे, आप बाजारों में भी जाएंगे, बच्चे स्कूलों में भी जाएंगे, आप बाहर सड़कों पर भी जाएंगे, और इन तमाम इस पूरी सूरत हाल में आपके पास बचाव सिर्फ ये होगा कि आपकी वैक्सीनेशन हुई हो। अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हुकूमत जो है बहुत तेजी के साथ इकदाम कर रही है। आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद आप शॉपिंग प्लाजा, बाजारों और दूसरी जगहों पर, नौकरी की जगहों पर, कारोबार की जगहों पर जाने के भी काबिल ना रहें। लिहाजा फौरी तौर पर वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ें। और इसके हवाले से मजीद जो बात है कि क्या वाकई जो हमारे पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि इंडियन वेरिएंट को पहचान भी सकें, और इससे जुड़े और बहुत सारे सवाल हुकूमती कारकर्दगी पर इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स, मार्केटेड बाय BMC। ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर, मेन ड्राइव एंड रोड की शानदार लोकेशन पर वाक़े। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इंडियन वेरिएंट के हवाले से, जो एक नई किस्म कोरोना की पाकिस्तान में आ चुकी है। ये मई में ऐसा हुआ था, पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले 2 मुसाफिरों का जब टेस्ट किया गया तो वहाँ पर पेशावर में तो पता नहीं चला, लेकिन जब उनके खून के नमूने और जो उनके टेस्ट जो थे NIH में किए गए, इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, तो वहाँ पर पता चला कि इनके अंदर जो वेरिएंट है, जो कोरोना ये लेकर आए हैं, ये इंडियन किस्म का कोरोना है। इसके बाद इसके फैलाव की जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपको मीडिया से पता चल गई हुई है, और ये कहा जा रहा है कि अब ईद उल अज़हा के बाद या ईद उल अज़हा के मौके पर जो है इसके फैलाव का खास खतरा मौजूद है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले, डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, और वो बता रहे थे कि बिल्कुल कोरोना ये आ चुका है, और इससे बचाव की एक ही सूरत है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, और वैक्सीनेशन करवाने के साथ बाकी एहतियाती तदाबीर जितनी भी हैं, यानी कि आपने मास्क पहनना है, आप मास्क पहने, आप असम्बली से, लोगों के इज्तिमा से ग्रेज कर सकते हैं, आप ग्रेज करें, जितनी एहतियात कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये चौथी लहर जो है वो यहाँ पर आने वाली है, उसके हवाले से खबरदार किया जा रहा है। डॉक्टर शाहिद मलिक के साथ साथ हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है जनाब नूर मोहम्मद महर ने। आप पाकिस्तान ड्रग लायर्स फॉर्म्स के सरबराह हैं, इसके साथ साथ यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बानी सदर भी रहे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। आप क्या कहते हैं नूर मोहम्मद साहब कि इस वक्त जो कोरोना हमारे पास इंडियन किस्म की बात की जा रही है, जब हम इंडियन किस्म की बात करते हैं तो ज़्यादा खतरा, हमने वो वीडियोज़ देखी हैं जिस तरह वहाँ पर फैलाव हुआ, जिस तरह वहाँ पर लोग मुतासिर हुए, हमें कहा जा रहा है कि एहतियात करें। भी डॉक्टर साहब भी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि ये इंडियन किस्म जो है ये आपके नाक और गले में स्टे नहीं करती, ये डायरेक्ट जो है आपके लंग्स पे अटैक करता है, ये उससे ज़्यादा मुख्तलिफ और उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो इससे पहली, दूसरी और तीसरी वेव में आप देख चुके हुए हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, चौथी लहर अब आने को आ चुकी, बल्कि आ चुकी जी। अब हालात ये है कि जो पहली लहर थी उसमें दुनिया जहान के कोने कोने में जो है ये सारा मामला पहुंच गया, ठीक है। अब जनूबी अफ्रीका से एक वेरिएंट आया, फिर वो UK वेरिएंट हो गया, वेरिएंट तो चल रहे हैं ना, लेकिन आप जो WHO है उसका किरदार तो पहले भी मशकूक था, अब मज़ीद मशकूक है। उसमें देखिए WHO जो आलमी इदारा हैसियत जो है उसको कंट्रोल जो है बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स करती हैं और बड़ी बड़ी एजेंसियां करती हैं, सही, अमेरिकन और वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे शकूक जो है सवालात पैदा होते हैं। तो सवालात का जवाब देने के लिए WHO ने अवाम के साथ, पूरी दुनिया की इकॉनमी के साथ बड़ा ही जुल्म किया है, और उन्हें अनअथेंटिक चीज़ें दे के बहुत सारे मामलात में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो WHO का किरदार इतना मशकूक है कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो सोचने वाला हेल्थ पे, उस दूरस्त पे सोचने वाला कोई नहीं है। ना आपके पास इदारे उस तरह मजबूत हैं, ना आपके पास इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, आप सारा क्या किस पर रिलाई कर रहे हैं? उस झूठी WHO पे, झूठे आलमी उन इदारों पे
देखें बास चीज़ों में हमें अपनी कैपेसिटी भी बिल्डिंग करनी चाहिए। देखें अच्छा, नुकसान मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसे इदारे ही मौजूद नहीं है जो चेक कर सके, तो फिर हम कैसे, एक NIH है वहाँ से पता चल सकता है, उसके अलावा कहाँ से पता चल सकता है कि अब जब हम बात करें कि इंडियन वेरिएंट आ गया, तो इंडियन वेरिएंट आ गया, ये इंडियन वेरिएंट ही है, ये वही है, डेल्टा ही है जो हम पर हमलावर हो रहा है? इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि ये ईरानी वाला है, ये चाइनीज़ है, ये बरतानवी है या इंडियन है, ये कौन सा कोरोना है? ये हम कहाँ से पता चला सकते हैं, कैसे इसकी शिनाख्त हो सकती है? देखें आप अभी भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर से जो ममालिक में किन के नाम लूँ किन के ना लूँ, आपकी अपनी कैपेसिटी वाक़तन नहीं है। NIH क्या है? NIH जो है कुछ आम सी दवाइयाँ टेस्ट करने का इदारा या हेल्थ इंस्टीट्यूट में वो कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं है। और इवन के उन्होंने कहा कि हम NIH में जो है फ़लाँ वैक्सीन बना रहे हैं, पाक वैक, वो भी झूठ था। ठीक है, वो हमने बल्क में चाइना से मंगवाई और यहाँ पे बनाई। वहाँ पे कोई ऐसा हमने माजी में भी हमारे पास इदारे नहीं थे, अभी भी नहीं है। नूर महर साहब एक बात बताएं, मेरे पास इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है। इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में कोरोना का मुकाबला करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पे वो हांगकांग को रखते हैं, दूसरे नंबर पे वो न्यूजीलैंड को रखते हैं और तीसरे नंबर पे कहते हैं कि पाकिस्तान है। आप कहते हैं हमारे पास कोई अहलियत ही मौजूद नहीं है, दुनिया हमें सराह रही है, हुकूमत की तारीफें की जा रही हैं, आप कहते हैं हमारे पास बुनियादी सलाहियत ही मौजूद नहीं है। भाई हमारे पास क्या टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है? हमने जो वैक्सीन हमारे मुल्क में चल रही हैं, क्या इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं? नहीं। क्या हम वैक्सीन्स बना रहे हैं? नहीं। देखें ठीक है, समहाउ हमने बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे बहुत सारे स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने की, इंपोर्ट करने की, बिजनेस करने की इजाज़त दी, खुल खला के दी, कंपनी ने भी पैसे बनाए। ये क्यों अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत है हमारे ऊपर कि हम एक ज़्यादा ये इस चीज़ पे मैं कमेंट चाहूँगा शायद मलिक साहब से भी कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। हमारे पास तो कोई चीज़ ऐसी मौजूद ही नहीं है, ना हम खुद वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, ना हम जो हमारे पास वैक्सीन आ रही हैं उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं, उनकी अहलियत को जांच सकते हैं। तो फिर हम किस बुनियाद पे दावा करते हैं कि हम कामयाब हैं? और ख़ास तौर पे इस तरह इकोनॉमिस्ट का जो दावा है, जो हमारी तारीफ है कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे खड़े में मुकाबला करने के लिए, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए दो सूरतें हैं कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट तो ठीक है, ये उसने बेस की है फर्टिलिटी के ऊपर कि अमवात कहाँ पे कितनी थी। हमारी 23,000 अमवात हुई टोटल 4 वेव्स के अंदर। अब बात इसमें यह है कि मैं नूर से ये बात एग्री करता हूँ कि तुम्हारे इंतजाम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी। आप देखें जब ये शुरू हुआ तो PPE का मसला था, उसके बाद हमारे ये चीज़ी सप्लाई का मसला था, मैनेजमेंट का मसला था, फिर हमने एक इख्तरा निकाली स्मार्ट लॉकडाउन। किस किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन? आप भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा हूँ कि गली के आगे पुलिस वाला एक बैठा होता था, वो कहता था यहाँ से स्मार्ट लॉकडाउन है, आप तुझे ज़रा आगे होके आ जाओ। ये चलते रहे। कोई स्ट्रेटजी अगर कहें कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी उसका कमाल है, ये उसका कमाल नहीं है। और ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत। दूसरी चीज जो ऐड करता हूँ कि कोरोना की जो इसकी जो पैंडेमिक है, इसने किसी सिस्टम को नहीं छोड़ा, ना अमीर को छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा है, ना जमहूर को छोड़ा है, ना फाशिज्म को छोड़ा है। 192 मुल्क इफेक्ट हुए इसके साथ। जो बचे हैं उनके पास कोई दलील नहीं, जो मरे हैं उनके पास कोई दलील नहीं। हमारे पास वाकई ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप कि जो बच्चे हैं उनके पास कोई दलील नहीं कि वो किस तरह बचे हैं, किसी के पास कोई किस तरह दलील बचे नहीं हैं, है, और जो मरे हैं उनके पास कोई दलील नहीं कि क्यों मरे। भाई अमेरिका जो है, अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास वसाइल बेहतरीन मौजूद है, जिसकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन मौजूद है, जिसकी FDA के ऊपर हम सब पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है कि FDA का अगर सर्टिफिकेशन आ जाएगी तो वो दवा जो है और वो तरीकाकार जो है और वो जो मेथोडोलॉजी जो भी आप कह लेंगे वो सारी चीजें बड़ी एग्जैक्ट हो जाएंगी। वो मुल्क नहीं बचा, हम बच गए। बरतानिया नहीं बचा, हम बच गए। ईरान नहीं बचा, हम बच गए। तो फिर ये तो फिर है कोई साइंटिफिक ग्राउंड इसकी? फिर नजर नहीं आती। ये आप नूर साहब हंस रहे हैं इसके ऊपर। मैं दलील यही कह रहा हूं कि देखे 192 कंट्रीज मैंने बताए आपको, इसमें अमीर भी थे, डेवलपिंग भी थे, ग्रोइंग भी थे और अंडर डेवलप्ड थे। अमीर भी थे, गरीब भी थे, हर एक को इस बीमारी ने टच किया, हिट किया और डेंट पड़ा है। और डेंट कितना पड़ा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
और हम ये खाता अपने जिम्मे में ये और नहीं हम जो कुछ बयान किए जा रहे हैं, मैं भी यहाँ पर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इस वक्त एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। जो अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, किस चीज़ के ऊपर बहस की जाए, किस चीज़ को दलील के तौर पे और हथियार के तौर पे और सबूत के तौर पे और आर्गूमेंट के तौर पे और आपको कायल करने के लिए किसी बड़े थीसिस के तौर पे पेश किया जाए, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी कोरोना के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। ये दुरुस्त है कि हमारी जो अमवात थी वो जिस किस्म की वेव्स यहाँ पर आई, पहली, दूसरी, तीसरी और अब चौथी आ रही है, हमारे यहाँ अमवात जो हैं इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स बन गए थे इस हवाले से, उनको देखा जाए तो उसमें हम बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही बेहतर सूरत हाल पे अल्लाह के फजल से हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इकदामात देखे जाएं तो अमेरिका जो था वो नहीं बचा, हम बच गए। बरतानिया नहीं बचा, हम बच गए। चीन नहीं बचा, हम बच गए। इंडिया जो हमसे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज लेकर बैठा हुआ है वो नहीं बचा, हम बच गए। तो यकीनी तौर पर फिर कोई अल्लाह का करम ही है। मजीद इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, अभी ब्रेक में बड़ा दिलचस्प किस्म का एक सवाल नूर महर साहब ने यहाँ पर उठाया। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए के। नूर महर साहब सदर पाकिस्तान ड्रग लायर्स फॉर्म और बानी फार्मासिस्ट हैं एसोसिएशन के, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। अभी आपने एक सवाल बड़ा दिलचस्प उठाया। आपने सवाल उठाया कि जिसको कोरोना हो जाए तो उसके अंदर तो एंटीबॉडीज पैदा हो गई ना। हमने एक डेड जरासीम पैदा करके उसके अंदर जो मुजामत पैदा करनी थी उसको हमने एक तरफ रहने दिया, उसके अंदर तो जिंदा जरासीम चले गए और उसके अंदर मुजामत पैदा हो गई। जब वो मुजामत पैदा हो गई तो उसके बाद उसको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं है? देखें, आपने तो उसकी रोजी रोटी बंद कर दी बंदे किसकी? इंसानी हकूक की भी खिलाफवर्जी करवा के कि आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो ओदी रोटी बंद कर दो, भाई तनख्वाह बंद कर दो। नहीं, आप इसको साइंटिफिकली आप इस पे बात करें। इस पे आते हैं। बात यह है कि जो है ना, फिर होनी नहीं चाहिए उस तरह, लेकिन फिर होनी नहीं चाहिए। हाँ, होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें साइंस और आम रिवायात में और आम जो बहुत सारे इदारों में जो लोग डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं उनकी कैपेसिटी भी किसी पे उस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। को जो हमारे पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं जो इंटरनेशनली बहुत चीज़ें इंटरनेशनली भी जो है अमेरिका में भी जो हो रही हैं वो अवाम या उन साइंटिफिक शायद भाई साहब, एक बंदे को कोरोना हुआ, आपने मुझे पहले बताया था कि कोरोना क्या है, यानी कि कोरोना तो एक बीमारी हो गई, उसके जरासीम आपने ऐड कर दिए, वो मुर्दा थे या बहुत कमजोर थे जिस्म के अंदर, आपने लगा दिए, एंटीबॉडीज पैदा होगी, मुजामत पैदा होगी, बात समझ आ गई। जिसको कोरोना हो गया फिर उसको वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये सवाल आपने किया था, इसका साइंटिफिक जवाब नहीं आया। मैं आपको साइंटिफिक किसकी जस्टिफिकेशन बताता हूँ जी। ये जो प्रोसेस आपने बताया ये है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन एंड जेनेसिस ऑफ द एंटीबॉडीज। जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो उनकी दे आर लिमिटेड फेज। मतलब बीमारी आपको हुई, आप उसके बाद थ्रेशोल्ड क्यों चेक करवाते हैं? एंटीबॉडी लेवल चेक कराने के लिए, इसलिए कि ये थ्रेशोल्ड लेवल किसी का 200 आ रहा है, किसी का 300 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 600 आ रहा है, किसी का 1200 आ रहा है। वो क्या है? आपका एंटीबॉडी जनरेशन उस लेवल की नहीं है, या और ये एंटीबॉडी जनरेशन लेवल उसके ऊपर नहीं आती और उसके बाद ये डाई डाउन करती हैं। 3 महीने के ये ऊपर जाके एंटीबॉडीज नीचे की तरफ आती हैं। सो वैक्सीनेशन कोरोना हो या ना हो, आपको वैक्सीनेशन फिर भी करवानी। यानी कि आपको कोरोना हो या ना हो, कोरोना हो गया है तो फिर भी 1 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवानी करवानी है। अगर कोरोना हो गया फिर भी आपने करवानी, क्योंकि आपकी जो देखें, मैं डॉक्टर हूं, मैं और मैं साइंटिफिकली कह रहा हूं कि उसको फिर भी लगवानी है, उसको फिर भी लगवानी है। अच्छा नूर मोहम्मद सर, एक और बड़ा अहम खबर है, वो ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में मजीद 11% इजाफा कर दिया है? जी बिल्कुल कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत कंपनियों को इजाज़त दी है इस हुकूमत ने कि वो आज खुद इजाफा कर लें। ठीक है, अब ये जो है 1 जून से कंपनियों ने कुछ इजाफा कर लिया। हम पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ को ब्रेक कर चुके हैं, अभी पैक वगैरह सामने आ गए। 1 जुलाई से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और 7 जुलाई को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पे दे दिया कि जो अद्वियात आज खुद इजाफा करना चाहते हैं वो फी दवाई फी ब्रांड 2000 रुपया फीस का चलान इस तरह जमा करें और खेलें। बात ये है कि अब जो ये यानी कि आप उस फार्मूले के तहत सिर्फ 2000 रुपए का एक 2000 रुपए जमा करवाएं, हाँ, और उसके नतीजे में 11% तक आप बढ़ा सकते हैं। जी 11% तो ये होगा ऑन रिकॉर्ड। अब क्या है
कि ड्रग अथॉरिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसका कोई CEO अपॉइंट करे। वो पिछले 3 साल से लुक आफ्टर बेसिस पे आसम रऊफ साहब को आए रोज़ वो हर 3 माह के बाद करते हैं। अब उनकी जो है ना ये भी जो है अपॉइंटमेंट है 3 माह वाली भी अब वो हो गई है, क्योंकि अपनी ही उनकी मिनिस्ट्री ने कहा कि ये बंदा 18वें ग्रेड का है और इलीगल है 20वें ग्रेड में। एक बात उससे क्या है कि ड्रग माफिया जो है इतनी ताकतवर है कि वो अपने ही जो है मुर्दा लोग और अपने ही करप्ट लोग आगे तक लेकर आती है। एक चीज़ वो हो गई। अब ड्रग माफिया इतनी ताकतवर है कि उसमें बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं वो उनके सपोर्टर हैं। ना वहाँ पे दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड वेबसाइट पे दिया गया है, ना पंजाब ने या किसी और सूबों ने दिया है। अब वो आए रोज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है कंपनियों को लेटर लिखती रहती है कि जी आप हमें दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड दें। ये तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत शायद मलिक साहब पैदा होगी कि अगर सरकार के पास और ड्रैब के पास खासतौर पे मैं बात करूंगा दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर तो किस दवा की कितनी कीमत होगी, उसमें कितना इजाफा होगा, कितने परसेंटेज। अब आपने 2000 रुपये का चालान जमा करवा दिया, ठीक है आपने कानूनी तकाजा पूरा कर दिया, आपने 11% बढ़ाना है, आप 11% की बजाय आप 22%, 44% बढ़ा लें, कौन रोकेगा आपको? देखिए मैं नजम भाई थोड़ा सा इजाजत दे आपको, 2015 तक ये सूरत हाल नहीं थी। 2015 तक ये सूरत हाल थोड़ी सी दवाई को कंट्रोल थी कीमतों के ऊपर। 2018 के अंदर एक ड्रग पॉलिसी आती है। ड्रग पॉलिसी के अंदर यही ड्रैप जो हमारे ऊपर ये एक अजाब नाजल हो गया, अपना काम तो करना कोई नहीं, इन्होंने जो प्राइस राइज है फार्मा कंपनीज की इसको अटैच कर दिया एक इंडेक्स के साथ 2018 कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स कैसे निकलते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इंडेक्स के अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। मर्जी का न्यूमरेटर बना ले, मर्जी का डिनोमिनेटर बना ले और ये निकाल ले, उसके ऊपर कंपनियों को आप इजाजत दे दे, तो ये एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। उससे क्या हुआ, 2018 के बाद अब तक ये 5वां इंक्रीज है दवाइयों के अंदर, बल्कि 7वां, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, शायद 7 हो गया होगा, इतना इंक्रीज। यहां तक बात की जा रही है कि वो इंसुलिन जो थी वो कोई 450 की थी, वो 1000 से ऊपर चली गई, यानी कि 100% से ज्यादा इजाफा उसमें हो गया। बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिनमें 200 और 300% तक इजाफा, 400% तक इजाफा। आपको याद होगा सितंबर, आई थिंक सितंबर 20 में के अंदर आप एक प्रोग्राम किया था, आपने मुझे भी बुलाया था, तो हम पैनल बैठा हुआ था, तो उस वक्त हमने कहा था कि आपने जो प्राइस जो इंक्रीज किया कीमत, ये 10% से लेके आपने 262% तक इंक्रीज की है। और इतना जुल्म और माफिया, इस वक्त ड्रग प्राइसिंग क्रैकडाउन की जरूरत है सर, क्रैकडाउन। उसके अंदर फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स और माफिया, ये हैंड इन ग्लव्स है। और सारा मुद्दा पड़ रहा है गरीब आदमी को, आम आदमी के ऊपर, जिसने अद्वियात खरीदनी है, जिसके लिए ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत पैदा होगी। इंसेंटिवाइज्ड, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अगर एक इनविजिबल तरीके से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, मेरे ट्रिप किए जा रहे हैं या मुझे कुछ चीजें गिफ्ट मिल रही हैं, तो मेरी इंसेंटिवाइज, तो फिर सिर्फ आपको गिफ्ट नहीं मिल रही, फिर एक डॉक्टर को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, नूर मोहम्मद मेहर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम ने आपने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। एक तरफ बीमारी है वो फैलती चली जा रही है, उसकी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी लहर की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां, और इसके साथ साथ एक बीमारी ये भी है कि हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर शाहिद मलिक अभी यहाँ पर कह रहे थे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मुझे यहाँ पर कोई इंसेंटिव दिया जाता है किसी दवा के लिए, तो आप खुद गौर करें कि अगर एक दवा फरोख्त करने के लिए एक डॉक्टर को इंसेंटिव दिया जा सकता है, उसको शुमाली इलाका जात के, उसको मरी के, उसको दुबई के, उसको न्यूजीलैंड के, उसको ऑस्ट्रेलिया के, उसको अमेरिका के, बरतानिया के टूर करवाए जा सकते हैं, उसको गाड़ियां गिफ्ट की जा सकती हैं, तो खुद सोचें कि खुद उस दवा की कीमत को बढ़ाने के लिए क्या क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। मैं अपनी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनका जो कारोबार में इजाफा हो रहा है, जो इंडस्ट्री फल फूल रही है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कीमत मेरे शहर का, मेरे मुल्क का गरीब आदमी ना हो, जिसकी जेब से आप 2 से 3 सालों के अंदर 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना और 400 गुना तक कीमतें निकाल रहे हैं। शुगर के मरीजों को देख लें, हार्ट के मरीजों को देख लें, बाकी अमराज को देख लें, उनकी अद्वियात की कीमतों में इजाफे को देख लें, ये तबाहकुन है। और ये इसलिए
ज़्यादा ख़तरनाक है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत का कलमदान अपने पास रखा हुआ है, बाकी एडवाइज़र हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो जिस तरह उनकी शोहरत है कि वो दर्द दिल रखते हैं, वो नेक हैं, वो ईमानदार हैं, वो करप्शन नहीं करते, वो किसी को बिस्किट तक नहीं पूछते, वो खर्च नहीं करते, वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, तो वो यहाँ पर जो अरबों रुपए की और खरबों रुपए की माल कमाए जा रहे हैं उस पर नजर क्यों नहीं रखते? आप बेशक प्रोटोकॉल लेते रहें, आप बेशक अपने ऐवान वज़ीर आज़म के अखराजात को दुगना कर लें, वो पीनट भी नहीं होगा जो कुछ हमारी जेबों से निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका ख्याल करें, आम आदमी बहुत परेशान है। अल्लाह हाफिज।